चलिए ठीक है, तो हम कल डिस्कस कर चुके थे बेटा SP, SP2, SP3, इतनी बात सबको समझ में आई? तो अब 3 मैंने डिस्कस किए, मैं उसमें थोड़ा पहले इन तीनों का कंक्लूजन लेके जो आगे के लिए इंपॉर्टेंट है वो पहले बताऊं, फिर उसके बाद हम उसके अदर टाइप मूव करेंगे। ये तीनों का डिस्कशन एक साथ क्यों करना है, ताकि आप समझ पाओ, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी तो आप समझ पाओ अच्छे से। इससे मैं उस पॉइंट पे जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। फिर बाकी उसके टाइप्स में और आगे जाएंगे, केवल 3 ही टाइप नहीं है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, हम आगे जाएंगे। लेकिन पहले इन तीनों को थोड़ा सा रिलेट करके, क्योंकि इन तीनों में अगर आप ध्यान दो तो केवल S और P ही हाइब्रिड ऑर्बिटल, S और P ही ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। अब इसके आगे जाऊंगा तो बेटा d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होगा। तो जहां sp केवल है वहां मैं कंपैरिजन थोड़ा करना चाहता हूं। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ पाए ना मेरी बात को? ठीक है, तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो इन तीनों के बेसिस पे, इन तीनों के लिए है, आप निकाल सबके ले सकते हो, इससे ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि बेटा मैंने केवल तीनों की बात करके तो केवल तीनों में ही ये चीज को इन्वॉल्व कर सकते हो। आप कैलकुलेट सबके लिए कर सकते हो, लेकिन तीनों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीजें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, तो पॉइंट है बेटा हमारे पास, हम यहां पर आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, परसेंटेज एस करेक्टर। परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब कि बस सीधी सीधी बात है कि आपको किसी एक हाइब्रिडाइजेशन को आपको उठा के रख दिया जाए, तो उसमें हमारे पास उस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन में S कितना परसेंटेज पार्ट है और P का कितना परसेंटेज पार्ट है। अगर आपको S का मिल जाए, P का निकाल सकते हो, हाँ कि ना? तो वो परसेंटेज पार्ट हमें देखना है। अब ये निकालने का सिंपल तरीका, वो मैं उसमें भी आ जाता हूं। क्या करना है बेटा, हमें ध्यान रखना है कि 100% जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो 100% फॉर्म हो रहा है, मतलब अगर आपको परसेंटेज निकालना इस तरीके से भी कर सकते हो कि बेटा जो हमारे पास कंप्लीट कंडीशन जो 100% बना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो वो क्या बताएगा आपको, परसेंटेज करेक्टर आपको इंडिविजुअल कंडीशन में लेके आएगा। अब वो चाहे S हो फिर P हो, मैं निकाल सकता हूं आराम से। अब सबसे पहले ये समझने की बात करो, अगर मैं 100% की बात कर रहा हूं, इसका मतलब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के बाद 100% किसी एक कंपाउंड फॉर्मेट कर रहा है, और इसका मतलब वहां हाइब्रिड ऑर्बिटल 100% बन रहे हैं। तो अगर 4 बन रहे हैं तो 4 की बात होगी, 5 बन रहे हैं 5 की बात, 3 बन रहे, 2 बन रहे, जितने भी बन रहे बेटा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बन रहे हैं और वो 100% बन रहे हैं। तो अब मुझे परसेंटेज निकालना, सिंपल सीधा मैं क्या कहूंगा बेटा कि उस परसेंटेज को उतने पार्ट में डिवाइड कर दो। अगर सपोज करो हमारे पास 2 ऑर्बिटल है हाइब्रिड, तो 100 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? बस। अगर 3 पार्ट में डिवाइड करना तो क्या हो जाएगा? 3 पार्ट में कैसा, मतलब देखो अब sp2 हो गया सपोज करो, तो 1 S 2 P, तो S का कितना होगा? 33.33, P का कितना हो जाएगा? 66.67 या 66, समझे? ऐसे अगर बेटा हमारे पास 4 हो तो क्या हो जाएगा? 25, यानी S25, बाकी हमारे पास क्या हो जाएगा? तो डिपेंड करता है, जो जितना होगा बेटा उसको उतने हम उस बेसिस पे रिलेट करते हुए चलेंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? तो वो है बेटा आपका परसेंटेज एस करेक्टर। समझ गए ना सब लोग? ठीक है, परसेंटेज एस करेक्टर में अगर हम बात करें बेटा, मैं यहां पर कंडीशन बनाऊं, सबसे पहले SP, देन SP2, देन SP3। समझ पाएंगे ना सब लोग? ठीक है, तो परसेंटेज एस करेक्टर SP में कितना होगा बोलो अब? 50। ठीक है, SP2 में 33.33 और हमारे पास SP3 में 25। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, देखना मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इनसे बहुत सारी चीजें अपने को सीखने को मिलेंगी और सब इंटरकनेक्टेड हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, जहां S है, अब मैं थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूं आपको, जहां S ज्यादा है
s परसेंटेज जहां ज्यादा होगी, ज्यादा मतलब कंपेयर से, यहां सबसे कम s, फिर यहां बढ़ गया, फिर यहां बढ़ गया, ऐसा ही हुआ, हाँ कि ना? तो उस बेसिस पे बेटा यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल को डिफाइन किया कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरली कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़ा सा आपको इस तरीके से दिखेगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको और इस तरीके से दिखेगा। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है हाइब्रिड ऑर्बिटल को डिफाइन करने का एक ही तरीका, क्योंकि ये क्वेश्चन ये फिर से पूछा गया है जो आपको यहां पर बता रहा हूं। क्या मतलब है इसका मीनिंग समझिए, जितना s परसेंटेज ज्यादा होगा उतना स्फेरिकल फॉर्म ज्यादा होना चाहिए, सही है? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्फेरिकल फॉर्म भी ज्यादा दिखेगा। गॉट इट एवरीवन? यस और नो? आई रिपीट, जितना s परसेंटेज ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है स्फेरिकल पार्ट ज्यादा है, अरे समझे? तो फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना दिखना चाहिए, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना स्फेरिकल यहां पर आपको दिखा, फिर आगे बढ़े वो हाइब्रिड ऑर्बिटल स्फेरिकल थोड़ा कम हुआ, फिर और कम हुआ। तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है तीनों से कि ये आपको क्या समझाना चाह रहा है? अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा ही बना के दे दे तो आप पहचान पाओगे कौन sp है, कौन sp2 है, कौन sp3 है। तो ये इसलिए बता रहा हूं। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे? गुड। पहला ये इसका एक टाइप से एप्लीकेशन या रिप्रेजेंटेशन, जो भी आपको कहना। अब बेटा दूसरा हम यहां पर आगे चलते हैं। s परसेंटेज करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिटी। देखो जो टर्म लिख रहा हूं सब एक्सप्लेन करूंगा, ये भले ही अभी समझ में ना आए, आगे जाके जरूर समझना है, लेकिन अगर थोड़ा सा मेरी बात समझ पाओगे तो इजीली कनेक्ट हो जाएगा, दिक्कत वाला नहीं है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एंगल। अब ये तीनों पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आई थिंक जो सबसे लास्ट वाला लिखा है ये तो समझ जाओगे। सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल कहां था? कितना? 180। फिर हमारे पास sp2 में 120 डिग्री, sp3 में यस 109 डिग्री 28 मिनट था। तो अगर मैं परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो बेटा परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, साथ साथ में क्या हो रहा है? बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो रहा है। यानी परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यस और नो? तो इसे मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है। गॉट इट एवरीवन? बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे मैं यहीं से चल रहा हूं ताकि ये हमने देख रखा है, तो ये तो समझ गए सब लोग? ये इसमें दिक्कत है किसी को? ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आते हैं। अब ध्यान दीजिए बेटा, जितना s परसेंटेज ज्यादा होगा, ऑब्वियस है कि s मतलब हमारे पास उसमें एंगुलर नोड 0। अब सुनिएगा मेरी बात को, एंगुलर नोड 0 मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, और जहां इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मिलेंगे वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक रहना चाहेगा क्योंकि उसको अट्रैक्शन ज्यादा चाहिए। अब अगर वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को भी तो इजीली खींच पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर पा रहा है बेटा, कौन इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, हाँ कि ना? अब मैं आपको कंपेयर ही करता हूं बेटा, आप सिंपल समझना। फ्लोरीन क्लोरीन में आपने बोला कि अगर यह हम बात करते हैं सीधे पीरियड में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में अगर हम कंपेयर करें तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? अगर ऑक्सीजन की ज्यादा है इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी इसका मतलब। तो वो मैंने कैसे रिलेट करी बेटा? यहां से परसेंटेज एस करेक्टर से। तो रिलेट कर पा रहे हो आप लोग, हाँ कि ना? मैं फिर से उसको आपको रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट को समझिएगा कि s परसेंटेज ज्यादा होगा तो s परसेंटेज ज्यादा होने से क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हुई, बिकॉज वी नो दैट द s सबसेल या s ऑर्बिटल जो है बेटा उसमें एंगुलर नोड 0 होते हैं। अगर नोड 0 मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या? मैक्सिमम। अगर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मिलेगा तो ऑब्वियस है कि बेटा जो जहां इलेक्ट्रॉन भी मैक्सिमम मिलेंगे वो क्या होंगे? न्यूक्लियस के नजदीक रहना चाहेंगे।
अगर न्यूक्लियस के नजदीक रहेंगे बेटा वही इलेक्ट्रॉन को खींच पाएंगे, ये बात भी सीधी सीधी है। अरे समझे? तो अब अगर ये बात समझ गए बेटा आप लोग, तो इलेक्ट्रॉन इजिली एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए, हाँ कि ना? तो इस वजह से क्या हुआ बेटा कि हमारे पास S परसेंटेज करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। गॉट इट एवरीवन? क्या ये समझ पाए सब लोग? पक्का? ठीक है। थर्ड पॉइंट, एसिड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिटी। ये क्या होता है इसको थोड़ा सा समझा दो बेटा। अभी तक आपने एक डेफिनेशन जरूर पढ़ी है कि जो पानी में एच आयन देता है वो एसिड होता है, पढ़ा है ना? और जो पानी में OH आयन देता है वो बेस होता है। लेकिन एक डेफिनेशन और मैं आपको बता देता हूं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये लुईस कॉन्सेप्ट कहता है बेटा। लुईस एसिड बेस थ्योरी ये कहती है, और इसको लिख लेना बेटा, अगर अपने को पता नहीं तो फिर ये लिख ले। जो लुईस एसिड बेस थ्योरी है बेटा वो ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, भाई गेन कौन करेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन, जिसको जरूरत होगी, हाँ कि ना? तो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अब अच्छा मैं इसको ये भी बात कहूं, जो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? जिसको जरूरत, मतलब अब जरूरत किसको होगी? जरूरत किसको होगी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, हाँ कि ना? अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो जनरली ऐसा भी तो हो सकता है कि उनमें, जनरली, हाँ मैं सबकी बात नहीं कर पाऊंगा, कि उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो जनरली कैसे दिखेंगे बेटा? वो पॉजिटिव चार्ज जैसे दिखेंगे, जैसे H पॉजिटिव, हाँ कि ना? तो H पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है ना? तो फिर उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी कि नहीं होगी? तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा? तो अब ध्यान दो बेटा, हमने ये तो सीखा है। मैं क्यों ये H पॉजिटिव का एग्जांपल दे रहा हूं? क्योंकि इतना आपको पता है कि एसिड, जो पानी में H पॉजिटिव दे रहा हो तो वो एसिड कहलाता है। लेकिन एसिड की एक दूसरी डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। वो H पॉजिटिव जैसे ही दिया तो वो कहीं ना कहीं जाएगा, वो फ्री फॉर्म में नहीं रहने वाला है, वो कहीं ना कहीं जाएगा। पानी में जब H पॉजिटिव, अच्छा एक चीज बात बताता हूं आपको, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, समझना। HCl क्या है बेटा? एसिड है। कब है एसिड? जब उसको, जब वो HN देगा। HN कब देगा? यस, पानी में जब डालेंगे। आप ये सोचो HCl को सिंपल छोड़ दो ऐसे इधर रख के, वो HN देगा? नहीं, कभी नहीं देने वाला बेटा। समझे? समझे कि नहीं समझे? तो मेरा कंसर्न ये है बेटा कि, और ये चीजें ना सब बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये समझिएगा कि अगर आप H पॉजिटिव रिलीज करने की बात करें तो H पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल कैटायन, इट इज द प्रोटॉन। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटॉन। और प्रोटॉन होने की वजह से हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि उसमें केवल पॉजिटिव चार्ज ही है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हाईली अनस्टेबल होता है। अब अगर कोई भी हाईली अनस्टेबल है तो सीधे सीधे तो टूटना चाहेगा नहीं, तो उसका क्या, यहां से टूटो दूसरी जगह चले जाओ, सही है? तो HCl जो है वो सिंपल, केवल HCl जो है वो सिंपली पानी में के अलावा सिंपल HCl अपने में ही रहेगा। जब उसको हम पानी में नहीं डाल रहे हैं तो तब भी टूटना चाहिए, बट नहीं टूट रहा है। रीजन क्या बेटा? क्योंकि वो H पॉजिटिव फ्री फॉर्म में स्टेबल नहीं है। तो फिर क्या होगा बेटा? वो H पॉजिटिव को जब जैसे ही टूटा तो सामने कुछ उसको ऐसा दिखना चाहिए जहां पर वो जाके चिपक जाए, और वो होता है वाटर। H2 पानी में डाल रहे हो तो पानी है क्या बोल रहा है? और वाटर, और वाटर के साथ H पॉजिटिव मिलके क्या बनाता है? क्या बनाता है? अब ये तो हमने पढ़ा है, वो हम थोड़ा याद रखेंगे सर, है ना? अपने दिल पर हाथ रख के कसम खाना कि हां कितने लोगों को सच में पता था। जिनने बोला था मैंने सुन लिया था, उनको हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं है, उनको हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं है। बाकी अपने दिल पर हाथ रख के कसम खाना कि हाँ हमें सच में याद था कि नहीं था, या बस भीड़ बोल रही थी, दो चार लोग बोले तो उसमें सर ने कुछ नहीं बोला, चलो हमने कहा हाँ पे हाँ मिला लेते हैं। इससे मैं कहता हूं कि बेटा जो पढ़ा दिया ना उसको संभाल के रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ना कि मेरी।
जबकि ये बात हुई थी, अपन ने पढ़ा भी है, मैंने बॉन्ड भी बना के दिखाया, ठीक है। उसके बाद भी अपन याद नहीं रखेंगे, अपन काहे को याद रखें। अब ये बातें आती हैं जब वहां पर आपको दिखता है, वहां पर अगर वो बेसिस पे काम करता है, ये भी आपको बता दूं, फिर ऐसा ना हो कि फिर सर वो भी अपन नहीं बनते हैं, ये समझा दूं। दो केसेस से काम करता है कि अगर H पॉजिटिव है, क्योंकि आ गया टर्म में बोल दे रहा हूं, H पॉजिटिव मतलब एक वेकेंट ऑर्बिटल है, हाँ कि ना। अब यहां क्या होता है बेटा, यहां पर कोई एटम है, यहां पर कोई ए एटम है और ये बॉन्डेड है, सपोज करो इसने बॉन्ड बना के बैठा है और इसके पास लॉन पेयर है। तो दो केस हो सकते हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन खींच ले तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा जो आपको दिखाया था, और अगर ऐसा नहीं कर सकता फिर ये कहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, समझे। तो अगर कहीं क्वेश्चन में आपको केवल है कि भाई ये बॉन्ड नहीं दिख रहा है या ये इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है, तो आपको वहां पर देखना है कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता है, बिकॉज कोऑर्डिनेट की कंडीशन मिल रही है ना। अगर मिल रही तो बनाऊंगा ना बेटा, अरे हाँ के ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वहां तो मैंने केवल एक कॉन्सेप्ट बता रखा है जो वो कोवेलेंसी के बेसिस पे केवल प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता है। इज दैट क्लियर। इसलिए कभी कभी क्या बेटा, आपके बहुत सारे आपने बुक में देखा भी होगा, अगर आपको मिले भी तो बेटा H3O पॉजिटिव में एक बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दिया जाता है, जैसे NH4 पॉजिटिव में एक बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया जाता है। तो आप उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलो, या H पॉजिटिव को पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर कर दो इधर, तो आप उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलो, गलत नहीं है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आई। तो ये ध्यान दीजिएगा बेटा बहुत अच्छे से, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो, फिर बाद में आगे जाके आप ना बोलो कि ये बात तो हुई नहीं थी अपनी। क्योंकि मैं इसलिए बताते हुए चलता हूं बेटा, ताकि भाई ये केसेस क्या है, बस छोटे छोटे हैं, इन केसेस में अपने को ध्यान रखना जरूरी है। मैं अगर नहीं दिखाऊं तो पहले तो खुद थोड़ा सा ऑब्जर्व हो जाना चाहिए कि वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लॉन पेयर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन मिले तो बन सकता है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन नहीं खींच। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, पानी में आपने HCl को डाला तो HCl इस तरीके से काम करेगा, तो जाके H पॉजिटिव दे रहा है, बात समझ में आई। तो अब मुझे बताए बेटा, वो H पॉजिटिव वाटर के साथ क्यों गया, क्या किया उसने जाके, चलो बताओ, अभी आपको दिखाया भी था, क्या किया उसने। अरे वो तो मुझे भी पता चला, लास्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, या बेटा उसने H पॉजिटिव को इधर, मतलब पॉजिटिव चार्ज को इधर दे दिया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। किया क्या वो सब हुआ, वो कैसे किया ये बताओ। उसके लिए उसने कर क्या रहा था, वो ऐसा क्या करने के लिए उसने क्या किया जी, परफेक्ट। बस यही पूछना चाह रहा हूं, क्या कर रहा है कि वो इस तरीके से बेटा जो केसेस बन रहा है आपका, कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, नेट बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, यानी ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, यस और नो। तो अब मैं यही कहना चाह रहा हूं बेटा कि लुईस एसिड बेस ने एक डेफिनेशन इसी बेसिस पे बनाई, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो एसिड होगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो बेस होगा, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, ये अलग से लिख लेना, ये इस पार्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए मैं यहां पर नहीं लिख रहा था, बट मैं लिख रहा हूं तो अलग से लिख लेना, लुईस एसिड बेस थ्योरी, एसिड बेस्ड। इसमें लुईस एसिड से बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, समझे, और लुईस बेस के बेटा जो इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब रीजन समझ गए आप लोग, ये बताओ पहले, ऐसा नहीं कि उसमें फंसे रहे अपन, रीजन समझे, हाँ कि ना, कनेक्ट हुआ सबको। इलेक्ट्रॉन जो लेगा, और कौन लेने वाला है, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, सही है। और मैंने एग्जांपल कहां से दिया, H पॉजिटिव जो पानी में जा रहा है, सही है।
तो H पॉजिटिव, अगर HCl को आप पानी में डाल रहे हो तो ही टूट रहा है, तो H पॉजिटिव में टूटा। अब मैंने आपको क्या बोला, H पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल, तो वो कहां को भागेगा, जहां उसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। अब पानी के पास ऑब्वियस है, ऑक्सीजन जो है, पानी मतलब H2O, उस H2O में जो ऑक्सीजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो उन इलेक्ट्रॉन की ओर को मूव करना स्टार्ट कर रहा है, और वहां जगह कर क्या रहा, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इट मींस वो बेटा एसिड। अब अगर सपोज करो वो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, तो मैंने आपको बताया ना कि अगर आप पानी में HCl को नहीं डालोगे बेटा तो HCl टूटेगा नहीं। मतलब HCl सिंपल प्योर फॉर्म में आपने लेना, कभी वो टूटने वाला नहीं है। आप ये कहो कि HCl वो है, मतलब अगर आपको चेक करना, आप लिटमस पेपर डाल के चेक कर सकते हो। हां, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि 80% HCl हो, 20% पानी हो तो टूट जाएगा। मैं कह रहा हूं प्योर HCl हो तो कभी नहीं टूटेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्योर HCl का मतलब 100% HCl होना चाहिए। अगर आपने 10% भी पानी लिया फिर भी वो थोड़ा टूट जाएगा ना, हाँ कि ना? तो इस वजह से क्या होगा, थोड़ा टूटा तो ऑब्वियस है कि बेटा आपको फिर वहां पर लिटमस पेपर का कलर चेंज दिख सकता है। लेकिन अगर 100% HCl है तो कभी नहीं टूटेगा, और नहीं टूटने के पीछे मैंने आपको रीजन बता दिया है। तो जैसे ही उसको आप पानी में डालो तो टूट रहा है। अब क्यों टूट रहा है? क्योंकि H पॉजिटिव को तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन से मतलब हो, उसको ऐसे मतलब है ही नहीं कि भाई मैंने अपने बॉन्ड तोड़ना है, दूसरा बॉन्ड बनाना है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिकॉज इट इज हाईली अनस्टेबल। समझे? तो जैसे ही वो टूटा तो सामने उसको दिखा वाटर का ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के पास जाके चिपकना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उसने। डन। तो उस बेसिस पे बेटा ऐसी कंडीशन हुई। अब मुझे बताइए, तो मैं कह सकता हूं कि लुईस एसिड क्या होगा? हाँ क्या? हाँ बोलो ना, क्या होगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हाँ नहीं बेटा यार, यार अब तो मेरा दर्द समझ जाओ यार, इतना टाइम हो चुका हमें पढ़ते पढ़ते। मैं बोल रहा हूं कि क्या होगा, हाँ है ना? देखो अभी भी बेशरम लोग, बढ़िया बेटा। हाँ मेरे को आवाज आ गई थी, तुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं, मेरे को आवाज आ गई थी, मैं समझ गया था वही होगी, और कोई हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, रिंग देखे, रिंग, रिंग के ऊपर एक नग लगा रहता है, नग, नग कहते हैं ना उसको, डायमंड है कुछ भी है, तो वो स्पेशल नग है, ठीक है ना? तो बोलने की जरूरत है, अगर कुछ स्पेशल हो रहा है मतलब उसी ने किया है, ठीक है ना? कुछ स्पेशल हो रहा है मतलब उसी ने किया है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब लुईस एसिड, और इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब लुईस बेस। गॉट इट एवरीवन? अब मुझे बताओ बेटा, अभी जस्ट मैंने आपसे बात कही थी कि यहां पर एस करेक्टर बढ़ रहा है, तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बन गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, इसलिए वो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब उस फिनोमेना को एसिडिटी बोला जाता है। आप एसिडिक करेक्टर लिख सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ लिख सकते हो, वो सब चीजें आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एसिडिटी बढ़ेगी, हम ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे? एसिडिटी बढ़ेगी, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। अंडरस्टूड एवरीवन? अरे समझे? ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेकर, इतना समझ में आया सबको? अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं बेटा, उन एग्जांपल को अगर आप ध्यान दो, ये अलग ही है, ये लिख लिया सबने? अच्छा ये लिख लिया, पहले बताइए। ठीक है, मैं इसी को हटा देता हूं बेटा, ये मेरा काम का नहीं है। ठीक है, देखिए बेटा, अब इस बेसिस पे मैं एग्जांपल यहां पर पर्टिकुलरली लिख चल रहा हूं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड C, और हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। और अगर इसकी बात करूं बेटा, C सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से बेटा। अब तो ये फाइनल कर लो बेटा कि इन तीनों को मैंने इसके लिए जो लिखा, ये sp है, मैं फिर से इसमें लिख दे रहा हूं, ये sp2 है और ये sp3 है। ये हर एक कार्बन की बात हो रही है,
मुझे बताइए जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन लिखा है तीनों केसेस के लिए, हर एक कार्बन के लिए वो सही है? चेक कर लेना, बाद में मुझे मत बोलना कि सर आपने ये लिखा था क्या कर, क्योंकि मैं तो कुछ भी लिख सकता हूं। सही है? हाँ। अगर सही है तो आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि यहां से यहां जाने में परसेंटेज एज करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां जाने में एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो रही होगी, एसिडिटी भी डिक्रीज हो रही होगी। तो मैं कह सकता हूं कि यह सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो यह कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक मतलब यह सबसे इजीली एच पॉजिटिव दे देगा। एसिडिक का मतलब है ना, हाँ कि ना? फिर उसके बाद ये देगा, फिर उसके बाद ये, यानी ये सबसे कम देगा। इज दैट क्लियर? तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का भी आपका ऑर्डर बन जाएगा। गॉट इट? अरे समझे? ठीक, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं बेटा, ये एसिडिटी का ऑर्डर आपका यहां पर कंप्लीटली इस तरीके से आ जाएगा, और इसका रीजन आपको ऊपर दे दिया बेटा। समझ गए ना सब लोग? एनी डाउट? तो देखो आगे जाके आपको एक चीज समझा देता हूं। आगे जाके आपको बोला जाएगा कि कौन अच्छा एसिड है, तो उसके लिए पहला कंडीशन होता है बेटा कि जो एसिड अच्छा होगा उसके लिए आपको जिसकी इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो बेटा HCl की बात करें, तो H पॉजिटिव निकला और Cl नेगेटिव जो बना, वो नेगेटिव चार्ज Cl पे स्टेबल होगा तो वो स्टेबल पॉजिटिव निकल पाएगा ना। अगर सपोज करो बेटा H अपना इलेक्ट्रॉन तो देना चाहता है लेकिन सामने वाला नहीं, तो क्या बेटा वो नेगेटिव चार्ज जो बनना चाहेगा? नहीं बनना चाहेगा। अगर नेगेटिव चार्ज बनेगा ही नहीं तो फिर इसका मतलब वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो ही नहीं बनेगा। समझे कि नहीं समझे? तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं बेटा, हम ये ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि हमें ये ध्यान देना है कि जो नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद जो बनने वाला नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज उस पर्टिकुलर पार्ट पे स्टेबल होना चाहिए। हाँ कि ना? अगर वो स्टेबल होगा तो ही वो H पॉजिटिव देना चाहेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो वो डिसाइड किया जाता है, एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, जब आप वो देखोगे कि नेगेटिव चार्ज किसमें स्टेबल होगा, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा है और हमने बात की हुई है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंटेन चार्ज इज मोर स्टेबल देन द पॉजिटिव चार्ज। बात की है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बेटा उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो इसका मतलब फिर अगर उसके साथ H लगा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके साथ H लगा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके साथ भी H लगा है, तो मैं कहूंगा किससे H पॉजिटिव इजीली निकलेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर उससे H पॉजिटिव इजीली निकलेगा मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। हाँ कि ना? तो ये कंडीशन आएगी एक, जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बोल चुका हूं। दूसरा पॉइंट है बेटा S परसेंटेज करेक्टर, इसको भी मैंने रिलेट कर दिया आपको। तो आगे जाके आप एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में जब पढ़ो ना बेटा, ये पॉइंट भी आपको वहां पर कंप्लीटली रिलेट होते हुए मिलेगा। समझे? अरे समझे इतनी बात? कनेक्ट हुआ? चलो हम आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये खत्म होता है बेटा यहां पर। नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में। sp3 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, sp3d। नेक्स्ट टाइप इज sp3d। अब देखो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहां से जितनी बात कर रहा हूं वो सबके सब इंटरेस्टिंग है, समझ पाओ तो अच्छे से। 1s, देखो अब यहां पर मेरे लिए INA इंपॉर्टेंट होगा, तो आप INA तो लिखते हुए चलना। INA को अब मैं फिक्स कर दूंगा, INA इज द z एक्सेस। अब इन सब के लिए मेरे लिए INA इंपॉर्टेंट बन जाता है, इन सभी केसेस के लिए अब मैं INA फिक्स कर दे रहा हूं। ठीक है? 1s 3p एंड 1d, ये इंटरमिक्स होके बेटा sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। सही है? अब ये बात आती है बेटा कि s होगा प्लस px py pz प्लस, अब यहां जो d यूज होगा बेटा dz स्क्वायर।
दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो डी में 5 ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से? कितने लोग नहीं बोल रहे थे, मैं उनको देख रहा था बेटा। कितने लोग नहीं बोल रहे थे, मैं उनको देख रहा था। अब ऐसा नहीं कि हमें आता है सर, बस मन नहीं कर रहा था बोलने का, तो फिर बेटा वो मन आप घर पे छोड़ के आओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां हर चीज मन से नहीं होती है ना। सही है, ठीक है। तो मेरा कंसर्न है बेटा, कितने लोग नहीं बोल रहे थे, मैं उसको देख रहा था। तो अगर आप ध्यान दो बेटा, 5 ऑर्बिटल में से केवल एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा, और वो कौन सा पार्टिसिपेट होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो ये बात सीधी सीधी है भाई, जहां पर सब पार्टिसिपेट करना फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन जहां पर ये बात आ गई कि भाई 5 में से एक लेना है, किसको सेलेक्ट करेंगे? नहीं, आईएनए फिक्स कर रखा है, आईएनए नहीं बता रहा है कि उसी को लेना है। क्या आईएनए फिक्स करके हम ये कह सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर को ले सकते हैं, लेकिन वो ही क्यों लिया ये हमें स्ट्रक्चर बताएगा प्रॉपरली। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? तो मेरा कंसर्न ये है बेटा कि चीजों को समझना, फिर से वही बात आती है, और वो 3D को विजुअलाइज करना। अच्छा एक और बात फिर से मैं बोल देता हूं कि प्लीज मेक श्योर कि आपको जो बता रहा वो सब 3D स्ट्रक्चर है, तो 3D के अकॉर्डिंग विजुअलाइज करें, ना कि 2D में टिके रहें, नहीं तो वो सब चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। सही है। और मैं फिर से बोल दे रहा हूं, कल कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, मेरे पास वो टेट्राहेड्रल जो मैंने बनाया था वो सीखने के लिए आए थे। अब हुआ ऐसा बेटा कि भाई मेरे पास 2 लोग आए तो मैंने बता दिया, चलो ठीक। फिर 2 लोग और आए, फिर मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, मैं सबको ये थोड़ा सिखा। मैंने कहा मैं आर्किटेक्चर नहीं हूं भाई, ठीक है, प्रैक्टिस करो, घर पे जाके ट्राई करो, बन जाएगा। अब मैं उसको हाथ में आपको बना के दिखाऊं बेटा, तो फिर तो आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ी ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप सामने से दिख रहा है फिर आप ट्राई करो। अच्छा एक चीज बताओ, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, वो एग्जांपल से आपको सोचने की जरूरत, मतलब अब उसको लोग किस तरीके से ले रहे हैं वो अलग बात है बेटा। आपने देखा होगा बेटा कि अभी आपके अयोध्या में राम जी जो है, रामलला विराजमान हुए, तो उनकी जो मूर्ति बनाई, ठीक है ना, उस मूर्ति के बारे में अगर आपको थोड़ा सा पता हो, उसके बारे में पूरा बताया गया था कि उस मूर्तिकार ने जब मूर्ति बनाई बेटा, उसको कोई इनविटेशन ही नहीं दिया था मूर्ति बनाने के लिए भाई, कि जब पहली मीटिंग बैठी थी, दूसरी मीटिंग बैठी थी, जबकि उससे पहले वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना चुका है अपने ही कंट्री के लिए, तो उसको इनविटेशन ही नहीं दिया गया। अब हो सकता है कि बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता, बस अपने को भी पता चला कि भाई उसने बताया कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो बोला ही नहीं गया था। लेकिन जब ये बात आई कि मीटिंग में जब सब लोग बैठे, पहली मीटिंग में और दूसरी मीटिंग में, तो ये बताया कि भाई वो बंदा कहां है जिसने इतने बड़े बड़े हमें पूरा वो मूर्ति बना के दी है, वो है कहां? तो बोला भाई उनको तो इनविटेशन ही नहीं गया। तो उन्होंने बोला आज के आज उनको इनविटेशन जाना चाहिए, और ये मीटिंग से दोबारा होगी, आज की मीटिंग कैंसिल। ठीक है, तो वो जब कैंसिल होके फिर नेक्स्ट मीटिंग हुई, तो बेटा फिर वो बनाया गया, फिर वो बुलाए गए, फिर उनको बताया गया। तब अब क्या हुआ बेटा, अब बात क्या थी, कहा गया कि भाई कौन, मतलब देखो एक ने तो मूर्ति बनाई नहीं, बहुत सारे लोगों ने बनाई थी, जिसमें से 3 फाइनल हुए थे। बहुत सारी मूर्तियां बनी थी जिसमें से 3 फाइनल हुए थे, और 3 में से भी बाद में 1 फाइनल हुई। अब आप समझिए, तो बोला गया, अब क्या कहा मैं आपको बताता हूं। आर्किटेक्चर का मीनिंग ये है ना कि भाई मैंने आपको पहले बोला मैं आर्किटेक्चर नहीं हूं कि मैं आपको सिखा पाऊं, सीधी सी बात है बेटा।
मैंने अपने एक्सपीरियंस से जितना सीखा, जिस तरीके से सीखा बेटा, मैं अपने पे अप्लाई कर सकता हूं, मैं दूसरे पे अप्लाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं आर्किटेक्चर नहीं हूं, मैं सीधे में पहले बोल चुका हूं। अब आर्किटेक्चर का काम क्या होता है बेटा, या उस चीज को समझना। ये एक मूर्ति कलाकार का क्या होता है, वो जो बोल रहे हो उसको अपने मूर्ति में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो जब उनको बोला गया कि भाई हमें एक ऐसी मूर्ति चाहिए, हमें एक ऐसी प्रॉपरली मूर्ति बनानी है, क्योंकि जो रामलला जो हैं वो बहुत छोटे हैं, तो वो तो पब्लिक देख ही नहीं पाएगी, तो हमें ऐसी मूर्ति चाहिए कि जो जिसका थोड़ा साइज बड़ा हो, ताकि वो प्रॉपरली वहां रखा जाए तो वो दिख पाए। जब ये बात उठी तो बेटा तो उनके सामने बातें रखी गई कि ऐसी मूर्ति चाहिए जिसमें आप प्रॉपरली, मतलब जिसमें वो सब कुछ राम जी के जो बचपन में जितनी भी चीजें थी वो सब कुछ दिखे, मतलब वो हर एक क्वालिटी दिखे कि वो थे, कि जो बचपन में कहते ना कि राम जी का वो जो नेचर, वो जो हर एक चीज वो उस मूर्ति में दिखे। तो बेटा उस मूर्तिकार की जिसकी मूर्ति फाइनल हुई, जो बाद में उसका इंटरव्यू हुआ, मैंने सुना, तो मैंने भी उस इंटरव्यू को देखा, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि उसमें उसने बोला कि मैं आते जाते हर छोटे बच्चे को, 4 से 5 साल के बच्चे को देखता था, और नहीं तो मैंने 3000 या 4000 बच्चे देखे, और हर एक बच्चे से एक एक क्वालिटी उठाई, ताकि उसके एक्सप्रेशन उनमें राम जी के अंदर, उस मूर्ति में, रामलला के अंदर डाल पाऊं। ये बात, ये वर्ड उसके हैं बेटा। और आप सोचो कि भाई कोई इंसान अगर इस लेवल में उस चीज को स्टडी कर रहा है, फिर उसने बोला कि भाई मैंने उन चीजों को पूरा देखा कि भाई अब ये चीजों को मुझे, चलो मेरे को ये तो पता चल गया, मैं इस तरीके से सोच रहा हूं, लेकिन मैं किस में इस चीज को बनाऊं, कौन सा ऐसा जो पर्टिकुलर सब्सटेंस लूं जिसमें इसको कन्वर्ट कर पाऊं। तो उसके लिए भी उसने जब बात कही, तो मेरा कंसर्न यह बेटा कि वो जो काम किया वो उसका सेकेंडरी पार्ट है, कि भाई उसने कितना मेहनत किया वो सब उन पर डिपेंड करता है, लेकिन इन सिंपल वर्ड कि बेटा उसके बाद जो मूर्ति बन के आई, तो उनको वो खुद नहीं कहते थे कि मुझे नहीं पता था कि ये मूर्ति सच में इतनी अच्छी बन के निकलेगी। ये क्या है बेटा, वो उसकी हार्डवर्क का, मेरा मतलब मैं मानता हूं कि उसके ऊपर वो ऊपर वाले का हाथ तो जरूर होगा, तभी अब अच्छे से उन्हीं की मूर्ति का सिलेक्शन हुआ, लेकिन साथ में क्या ना बेटा, वो हुनर, वो चीजों को ऑब्जर्व करना, वो समझना। ये मैं कहना चाह रहा हूं बेटा कि उस चीज को आप जब तक खुद अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं करोगे तो फिर नहीं हो सकता। हां, ऐसा तो नहीं कि बेटा मैंने वो किसी को बनाने के लिए मना किया कि मत बनाना, क्या कर, मैं क्लास में उसको आपके सामने ही पूरा बनाया था बेटा, मैंने कहो तो मैं अभी भी बना सकता हूं, बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं किसी को सिखा सकता हूं बेटा। इसे मैंने, मेरे पास आए थे तो प्लीज मैंने मना, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो दिल पे ले लेते बात को। मैंने आपको इसलिए कह रहा हूं कि बेटा उस चीज को ऐसे मत लेना, लेकिन ये बात सही है कि बेटा मैं सबको इंडिविजुअली नहीं सिखा सकता। हाँ, मैंने क्लास सबको दिखाया था, अगर मुझे दिखाना ही नहीं होता मैं क्लास में दिखाता ही नहीं, मैं खुद समझ लेता, खुद समझ लेता, मेरे को समझ में आता, बाकी मैं आपको बोलते रहता ऐसा होता है ऐसा, तो बोर्ड पे बना के बता देता। सही है कि नहीं है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटा आप लोग नहीं सीखो, ऐसी तो कोई सोच ही नहीं है, लेकिन मैं हाँ कि किसी सबके पास इंडिविजुअली जाके उसको बता सकता हूं, आप उसको ट्राई करिए, 100% बनेगा। समझे? तो मेरा कंसर्न ये है कि बेटा 3D विजुलाइज करने ना, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये लगेगा कि हाँ नहीं बन रहा है। तो एक बार आप फेल होगे बेटा, 2 बार फेल होगे तो होगा। मैं आपको वही कह रहा हूं कि उसने बोला कि मैंने कम से कम 10 अलग अलग कैटेगरी के पत्थर लिए, स्टोन लिए, उन सब में मैंने जिस टाइप से ऑब्जर्व मैंने माइंड में किया था, जिस टाइप से मैंने स्केच पेन से बनाया था, उस टाइप से मैं बनाने जा रहा था, सब जगहों पर मुझे निराशा ही मिल रही थी, लेकिन बाद में सक्सेसफुल हुआ। तो ऐसा नहीं कि बेटा आप वो जोन पे नहीं जा सकते, लेकिन क्या ना बेटा हम क्या है, फटाफट सर कंप्लीट करो, इतना टाइम नहीं है अपने पास। पेशेंस का जमाना है बेटा, अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर छोड़ दो। ये झेल कैसे पाओगे बेटा 3 साल तक, तो ये तो बता दो। चलो 1 साल निकल, अभी भी 3 साल और बाकी हैं। इसलिए क्या है बेटा, पेशेंस रखना जरूरी है, हर चीज मिलेगी, हर चीज टाइमली आएगी।
और जिस दिन सीखोगे खुद से, उस दिन खुद बना के सीखोगे ना, तो आपको खुद पता होगा कितना मजा आएगा। मेरे हिसाब से बेटा वो बचपन में ना कोई चीज हम करते थे ना, भले वो उल्टे काम ही होते थे, लेकिन करने के बाद सबसे अच्छी खुशी हमें ही होती थी। वो छोटा बच्चा है ना, उससे सीखने की जरूरत होती है बेटा। और उस एज से आप भी निकलो तो उस बचपने को मत भूलो। आपने देखा हो ना, छोटा बच्चे को क्या सही है क्या गलत है पता नहीं, लेकिन कोई चीज तोड़ देता ना, उसके बाद वो खुश होता है कि नहीं होता है बताओ। और जब वो खुश होता है ना बेटा, उस समय आप उसको मार नहीं सकते हो बेटा, भले वो कितनी भी कीमती चीज तोड़ी हो बेटा। समझे कि नहीं समझे? कहते ना, भले वो कितने भी आपके लाइफ की कितने भी इंपॉर्टेंट चीज हो, उसको भी तोड़ देना, अगर वो आपके, मतलब हंसी किस बात करी मुझे नहीं पता, किसके लिए लाइफ में क्या कीमती चीजें पता नहीं। मैं तो वो बच्चे के लिए यही कह रहा हूं कि मार्केट से अगर पेरेंट्स ने 1000-2000 रुपए का एक उसको टॉय दिलाया और घर पे आके 1 घंटे में उसे तोड़ दिया, है ना, तो ऑब्वियस है कि अगर वो तोड़ने के बाद ना वो हंस दिया ना बेटा, तो मैं तो ये मानता हूं कि बेटा आपका टॉय दिलाने का जो एम था वो सक्सेसफुल हो चुका है। क्योंकि ये सोच के कभी दिलाना नहीं चाहिए कि बच्चे के पास वो अच्छे से रह पाएगा, ठीक है ना। तो अगर वो तोड़ के ना, तोड़ने के बाद आपके सामने देखे एक अच्छी से स्माइल दे रहा है, तो समझ जाओ कि बेटा अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज है बेटा कि सीखिए। यहां इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, आप सीधा सीधा ये समझोगे कि सब कुछ यहां पर मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं, तो आप विजुलाइज आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो तो आपको कनेक्ट होंगी, समझे। तो वो मैं बात करना चाह रहा हूं, इसलिए यहां 3D यहां पर फिर से आएगा बेटा। प्लीज मेक श्योर कि ऐसा नहीं कि बेटा मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, बट कंसर्न ये है कि आप उसको प्रॉपरली खुद दिमाग में रखिए, विजुलाइज करिए, तो आपको प्रॉपरली पता चलेगा। मैं आपको शेप इसके अलावा 3D में और दिखाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप पहले थोड़ा विजुलाइज तो करो। अब दिमाग में विजुलाइज ही नहीं हो रहा, अपने विजुलाइज की कैपेसिटी हम बढ़ा ही नहीं रहे, लेकिन हम ही सोचें कि हमारा तुरंत बन जाए, ऐसा नहीं होने वाला। पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तो अपने आप वो चीजें बनेंगी। अंडरस्टूड एवरीवन? उसी में बेटा ये कंडीशन है। अब dz² क्यों पार्टिसिपेट हो रहा है, मैं उसमें भी आ रहा हूं, ध्यान दो बेटा। अब यहां पर थोड़ा सा कनेक्ट करेगा चीजों को, बाकी डेफिनेशन सब कुछ सेम, वही कंडीशन। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने तो मैं लिख सकता हूं कि बेटा THO कितना होगा, 5, सही है। प्लीज आप थोड़ा यहां बोर्ड पे फोकस करिएगा ताकि आपको प्रॉपरली कनेक्ट हो। अब कॉन्सेप्ट ये है बेटा, वो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल को मुझे प्लेन में ऐसे अरेंज करना है, या स्पेस में ऐसे अरेंज करना है, या 3D में ऐसे अरेंज करना है कि उनके बीच में जो एंगल बने बेटा वो मैक्सिमम बने, जिससे उसकी स्टेबिलिटी हमारे पास मैक्सिमम हो। अब देखो, अभी आपको अब विजुलाइज करने की जरूरत नहीं, अब आपको मैं जो बताते हुए चल रहा हूं वो आपको समझना है, क्योंकि 3D जहां से चालू हुआ बेटा वहां से थोड़ा एक्स्ट्रा विजुलाइजेशन जरूरी है, तो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। कंडीशन ये थी बेटा कि वो 5 ऑर्बिटल अरेंज जो हुए, जिसमें से 3 ऑर्बिटल एक प्लेन में आए, ये एक प्लेन में अरेंज होने वाले ऑर्बिटल हैं। तो 3 ऑर्बिटल तो ऐसे अरेंज हो गए बेटा, हाँ कि ना। अब बचे हुए 2 ऑर्बिटल जो थे वो बेटा हमारे पास इस प्लेन के ऊपर, बात नहीं यहां बेटा प्लीज यार, और इस प्लेन के नीचे, मतलब ये प्लेन है, 3 ऑर्बिटल इस प्लेन में आ गए, एक इधर एक इधर एक इधर, एक ऑर्बिटल ऊपर एक ऑर्बिटल नीचे, हो जाएंगे 5 ऑर्बिटल, हाँ कि ना। अरे समझे, हाँ। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि 5 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल जो प्लेन में है वो प्लेनर शेप बनाएंगे,
और एक प्लेन के ऊपर रहेगा ऑर्बिटल, एक प्लेन के नीचे रहेगा। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, पहले इतना समझे कि नहीं समझे? अब ये सभी के सभी ध्यान दीजिएगा बेटा, ये सभी के सभी हमारे पास इसके साथ अटैच होंगे जो प्लेन वाले ऑर्बिटल होंगे। कैसा दिखेगा थोड़ा विजुअल आपसे जानना चाहता हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। ऐसे ये भी हमारे पास ठीक है। अब विजुअलाइज अगर आप समझ पा रहे हो तो समझिए, ये जो तीन ऑर्बिटल इस प्लेन में थे, उन तीनों के साथ ये ऊपर वाला क्या कर रहा है बेटा, यहां से कनेक्टेड है, इधर भी इधर भी इधर भी। ऐसे नीचे वाला क्या कर रहा है बेटा, इस साइड के साथ कनेक्ट है, इस साइड के साइड कनेक्ट है, इस साइड से भी कनेक्टेड है। तो वो पिरामिड जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ हाँ कि ना? ऐसा पिरामिड बनेगा इस तरीके से, इस टाइप से। यहां पर ये जो कंडीशन है, एक यहां पर इस कॉर्नर पे लेके जाएगा, एक इस कॉर्नर पे लेके जाएगा, और ये जो है बेटा एक हमारे पास इधर साइड को लेके जाएगा। डन? तो पूरा ऊपर से पिरामिड बनते हुए दिखेगा। यस और नो? जस्ट लाइक कि बेटा अगर आप ये समझ लो ये बॉन्ड है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, जस्ट लाइक कि अगर आपका ऐसा है तो ये कंडीशन आपको पूरा इस तरीके से बनते हुए दिखेगा। यहां भी यहां भी यहां भी दिख रहा पूरा पिरामिड इस तरीके से, पूरा नीचे पूरा पिरामिड बनते दिख रहा ऊपर से, हाँ कि ना? तो वो जो पूरा पिरामिड बन रहा है बेटा, इसके लिए उसको नाम भी दिया जाता है पिरामिडल। कौन सा फॉर्म नाम दिया जाता है? पिरामिड। मैं नाम अभी लिखूंगा, नाम लिखूंगा, आप ध्यान रखो, अभी पहले समझो चीजों को। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? जी 3D विजुलाइज करो ना यार बेटा प्लीज यार, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप समझ रहे हो। प्लेन समझ में आ रहा है? तीन ऑर्बिटल यहां अरेंज करिए, कैसे अरेंज करेंगे? 120 डिग्री पे। जब प्लेन में अरेंज, तीन ऑर्बिटल को अरेंज किया, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, और तीनों जो प्लेन के ऊपर है उनको तीनों कॉर्नर से जो नीचे प्लेन में उन्हें अरेंज कर लो, टच कर दो उनको, तो पिरामिड ही बनेगा ना यार बेटा। तीनों कॉर्नर के साथ टच कर देना है, समझे? कनेक्ट हुआ? कनेक्ट हुआ बेटा सबको? कनेक्ट हुआ? तो बेटा अब ध्यान दो, अब सबसे पहले यहां चले जाते हैं बॉन्ड एंगल पे। तो प्लेन में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 120 120 120, सही है? समझे? तो ध्यान देना बेटा, अब मैं उस बॉन्ड एंगल पे थोड़ा सा आ रहा हूं। ये जो बॉन्ड एंगल होगा यहां, ये देखो यहां से यहां वाले के लिए, ये बीच वाले को भूल जाना, मैं प्लेन की बात कर रहा हूं, फिर ऐसा मत करना कि इसको ले लिया, दिखेगा इस सही। तो ये जो एंगल होगा बेटा कितना होगा? ये भी 120, ये भी 120। तो ये सब बॉन्ड एंगल हमारे पास हमें क्या दिखाएंगे बेटा? 120 डिग्री, सही है? डन? एक जस्ट अ मिनट, मैं इनको नाम ए बी सी, ठीक है? सो ए विच इज इक्वल टू सी क्या दिखाएंगे? 120। वो लाइन दिखाने से कंफ्यूजन ना हो स्ट्रक्चर में, बस ये ध्यान रख रहा हूं। डन? अब बेटा अगर आप समझे तो ये प्लेन के साथ जो नीचे खुद प्लेन में जो प्रेजेंट थे वो 120 एंगल बना रहे थे, लेकिन ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, हाँ कि ना? कितने एंगल बनाएंगे? 90 बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आ रहा है सबको? तो अगर बात करूं बेटा, वो एंगल ये दिखेगा आपको 90, वो एंगल आपको इसके साथ ऐसा दिखेगा, ये जो दिखेगा, अब ये दिखना पर्टिकुलरली पता चल जाना चाहिए परपेंडिकुलर की बात हो रही। ये सब क्या दिखेंगे बेटा आपके? 90 डिग्री। ये सब 90 डिग्री के एंगल होंगे। अंडरस्टैंड एवरीवन? क्या मेरी बात समझ पाए? क्यों? क्योंकि उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यहां भी। डन? ठीक, इतनी बात सबको समझ में आई? अब मैं क्वेश्चन में आ रहा हूं, ध्यान रखना। अच्छा, कल आपने जब मैं आपको केस समझाया था बेटा, उसमें आपने लिखा है ना कि भाई टेट्राहेड्रल के कितने बॉन्ड एंगल होंगे, लिखा है ना? हाँ। अब मैं ऐसा ही यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 90 डिग्री वाले कितने बॉन्ड एंगल होंगे? कितने होंगे? 6।
कितने होंगे? 6, 3 ऊपर से 3 नीचे, हाँ कि ना? तो ये भी जरूर ध्यान रखना बेटा, वो 90 डिग्री वाले जो एंगल होंगे वो 6 होंगे और 120 वाले 3 हो जाएंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? हाँ कि ना? ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब बेटा मैं आ रहा हूं इसके शेप में, अब मैं इसके शेप में आ रहा हूं। इसको बोला जाता है बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। पिरामिड तो दिख रहा है, ये बताइए पहले। अब बाई क्यों बोला गया? बाई मीन्स 2। इसका मतलब क्या होता है? 2 मतलब 2 पिरामिड बन रहे हैं ना, एक ऊपर एक नीचे, बन रहा है कि नहीं बन रहा? इस प्लेन के ऊपर से भी पिरामिड बनते हुए दिखा था और इस प्लेन के नीचे से भी पिरामिड बनते हुए दिख रहा है, तो 2 पिरामिड बन रहे हैं, इसलिए बाई पिरामिडल बोला जाता है। और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको बेटा TBP। गॉट इट एवरीवन? दैट इज द शॉर्ट फॉर्म। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सबसे पहले बेटा वो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे यह जानना जरूरी है जी। कहां जरूरत है बेटा अपने? इस प्लेन के ऊपर है तो उसको तो हम पिरामिड बोल रहे हैं, बट अबव द प्लेन बिलो द प्लेन आप कह रहे हो बेटा, तो वो पिरामिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना। हम क्यों बोलें कि बेटा उसको वो अबव द प्लेन है कि डॉटेड लाइन से दिखाना है या हमारे वेस्ट डैश फॉर्म में हमें रखना है? वो केवल टेट्राहेड्रल के लिए कंडीशन क्यों है? क्योंकि वहां एंगल सबके सेम थे, यहां सबके सेम नहीं है, तो फिर अपनों कहने की जरूरत ही नहीं। वहां डिफरेंशिएट करना इसलिए जरूरी था कि 2 बॉन्ड प्लेन में है, 2 बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन है, बिकॉज सबका बॉन्ड एंगल सेम बन रहा था। यहां बॉन्ड एंगल तो सेम है ही नहीं, फिर तो बोलने की जरूरत ही नहीं। डन? ओके, इतनी बात सबको समझ में आई? अरे यस और नो? ठीक है, अब मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं बेटा कि Z² क्यों पार्टिसिपेट हुआ। ठीक है, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं कि यहां dZ² क्यों पार्टिसिपेट हुआ। डन? तो कनेक्ट करिएगा बेटा बहुत अच्छे से। हमारे पास, मैं यहां पर वो समझा रहा हूं, S प्लस PX प्लस PY, जब Z एक्सेस मैंने लिया, जब Z एक्सेस को मैंने INA माना, तो मैं इस केसेस को ऐसा बना रहा हूं। INA तो मैं किसी को भी मान सकता हूं बेटा, ये बात सीधी सीधी है ना। हाँ, NCERT के अकॉर्डिंग Z एक्सेस INA मान रहा है, तो फिर मैं उसी को मान के चल रहा हूं और उसी के बेसिस पे ये चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बेटा ये 3 ऑर्बिटल जो होंगे ना, वो आपके प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? तो अब बेटा ये बात तो सीधी सीधी हो गई ना कि हमारे पास 2 एक्सेस मतलब X और Y वो प्लेन में आ जाएगा जो 2D स्ट्रक्चर बना रहे, हाँ कि ना? जल्दी बोलो यस और नो। भाई देखो, एक X एक्सेस Y एक्सेस वो तो इस प्लेन में एग्जिस्ट कर सकते, X एक Y, समझे? बट होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही, तो वो प्लेनर स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो वो प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया। और साथ में बेटा इसके साथ अब जो हम बात करें बेटा वो PZ। अब अगर प्लेन में हमारे पास इस पूरे प्लेन में X एक्सेस Y एक्सेस आपको मिल गया, तो Z एक्सेस क्या होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब Z एक्सेस परपेंडिकुलर मतलब ऐसा, अगर ऐसा मेरा X एक्सेस है, ऐसा Y एक्सेस है बेटा, तो परपेंडिकुलर जो होगा कौन सा एक्सेस होगा? अब Z एक्सेस अगर परपेंडिकुलर होगा तो Z यहां PZ आएगा, यहां dZ² ही आएगा, और तो कोई आ नहीं सकता बेटा। बोलो हाँ कि ना? क्या मेरी बात समझे? क्योंकि Z एक्सेस ये है और Z एक्सेस में PZ यूज होगा, ये बात तो सीधी सीधी आ गई। तो फिर PZ यूज होगा तो मुझे फिर D कौन सा यूज करना होगा? जहां प्योर Z हो, और प्योर Z कहां पर था? केवल dZ² पे। इसलिए हमारे पास हमने dZ² यूज किया। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जी, पता चला? हाँ जी। देखो PX, अगर आप प्लेन ले रहे हो बेटा, ये प्लेन ले ले, ये प्लेन में ये X हो गया या Y होगा, जो भी तुझे मानता है, ये दूसरा एक्सेस हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर ये प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो Z एक्सेस तो ऐसा ही होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर।
अगर अब परपेंडिकुलर, तो प्लेन मैंने ये लिया है, सपोज करिए मेरा प्लेन है, तो ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया इधर, तो जेड एक्सेस ऐसे ही होगा। अब परपेंडिकुलर हो गया, तो अब बेटा पी जेड भी यही एग्जिस्ट करेगा। तो जेड एक्सेस यही है, तो डी जेड स्क्वायर ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जेड एक्सेस ये पूरा बन रहा है, तो मुझे जेड का ही एक्सेस वाला यूज करना पड़ेगा, डी भी। तो और वो कौन सा होगा बेटा, डी जेड स्क्वायर। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ पा रहे हैं जी? परपेंडिकुलर है, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल को तो अरेंज हमें कैसे करना है ना, वो हमें पता है ना, कि उनके बीच में बॉन्ड एंगल मैक्सिमम हो, वो पता है, वो एग्जिस्ट एक ही प्लेन में करेंगे, ये तो अपने को पता है, लेकिन रखना कैसे ये मुझे डिसाइड करना है ना। क्यों, कैसे डिसाइड करना? क्योंकि मेरे को पता होना चाहिए कि उनके बीच में एंगल मैक्सिमम हो, ताकि स्टेबिलिटी मैक्सिमम बने। तो वो तीनों ऑर्बिटल को तो अरेंज मुझे करना है ना, वो मेरे पे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है कि बेटा मुझे तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड की बात करनी है, तो अगर स्टेबिलिटी देखनी है तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा उनको अरेंज कैसे करना हो, मैक्सिमम एंगल के बेसिस पे। फिर मैं उनको 90 पर रखूं ऐसा नहीं कह सकता हूं बेटा। डन? क्लियर है इतना सबको? तो अब बेटा ध्यान दो, तो ये पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर दी प्लेन हो जाएगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेंगे, हा कि ना? तो ये अलग बना, ये अलग बना, तो इसलिए बेटा उस आपको ऐसा दिख रहा है। गॉट इट एवरीवन? और डी जेड स्क्वायर क्यों आया ये समझ में आ गया सबको? आप बताइए जल्दी से। तो फिर मैं एग्जांपल में मूव करूं बेटा। एग्जांपल है PCl5। बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन एक एग्जांपल अभी मैं बताऊंगा, वैसे तो बहुत सारे हैं, आगे चलेंगे हम, लेकिन कम से कम एक एक एग्जांपल आप यहां पर परफेक्ट कर लो। मेरा कंसर्न बस ये है कि अभी मैं एक एक एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आगे जाके इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसी चीज को एक्सप्लेन किया VSEPR थ्योरी ने आगे के अदर एग्जांपल में, तो आएंगे हम उसे उन पर्टिकुलर एग्जांपल में भी, लेकिन अभी आप एक एग्जांपल परफेक्ट करो, वो है PCl5। गॉट इट एवरीवन? क्या इतना सबको क्लियर हुआ? तो ये sp3d की बात हुई। अब बताइए बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट? तो क्लियर? एनी डाउट? तो ये sp3d हमारा कंप्लीट हुआ। दो और हमारे पास बच्चे हैं जो यहां स्पेशली हमें पढ़ने हैं,